आज का हमारा टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक की विदेश नीति। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जिस समय राज सिंहासन पर बैठा तो उसकी समक्ष सर्वाधिक बृहद जिम्मेदारी तुगलक साम्राज्य जो कि बहुत तीव्रता से पतन की ओर जा रहा था पर अंकुश लगाना था। परंतु सुल्तान एक शांतिप्रिय व्यक्ति था तथा वह युद्धों तथा रक्तपात से घृणा करता था। इसके अतिरिक्त उसमें एक बढ़िया सेनापति होने का कोई भी गुण विद्यमान नहीं था। परिणाम स्वरूप उसके अधिकतर सैनिक अभियान असफल रहे। उसने दक्षिण के राज्यों को जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी को पुनः अपने अधीन करने का प्रयत्न न किया। इसी प्रकार सुल्तान की इस कमज़ोर तथा अस्थिर नीति के दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत घातक परिणाम निकले। नंबर 1 है बंगाल के 2 अभियान। 1338 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार फखरुद्दीन मुबारक शाह ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में फैली अराजकता से लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। फिरोज शाह तुगलक के समय शमसुद्दीन इलियास शाह बंगाल का नया शासक बना। उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात तिरहुत पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया। फिरोज शाह तुगलक ने इसको अपनी शक्ति के लिए एक चुनौती समझा, इसलिए उसने 1353 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ बंगाल पर आक्रमण कर दिया। जब इलियास शाह को इसकी सूचना मिली तो वह इकदाला के दुर्ग में जा छिपा। फिरोज शाह तुगलक ने आसानी से बंगाल की राजधानी पांडुआ पर अधिकार कर लिया तथा इसका नाम परिवर्तित करके फिरोज शाह रख दिया। इसके पश्चात शाही सेनाओं ने इकदाला के दुर्ग को घेर लिया। जब यह विजय के समीप था तो दुर्ग के भीतर से स्त्रियों के रोने चिल्लाने की आवाज़ों से सुल्तान का दिल पिघल गया। उसने अपनी सेना को घेरा हटाने का आदेश दिया। जब उसके सेनापति जफ़र खां ने सुल्तान को ऐसा न करने को कहा तो सुल्तान ने यह कह कर टाल दिया कि वह मुसलमान भाइयों का वध करके क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुँह दिखाएगा। इस प्रकार सुल्तान को बंगाल के इस प्रथम अभियान से कोई लाभ न हुआ। 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर दूसरी बार आक्रमण किया। इस समय बंगाल में इलियास शाह के बेटे सिकंदर शाह का शासन था। इस आक्रमण का कारण यह था कि बंगाल के कुछ अमीरों ने दिल्ली आकर सुल्तान को यह कहकर भड़काया कि सिकंदर शाह बंगाल में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार कर रहा है। जब शाही सेनाएं बंगाल पहुंची तो सिकंदर शाह ने अपने पिता के समान इकदाला के दुर्ग में आश्रय लिया। शाही सेना ने इस दुर्ग को घेरे में ले लिया। सिकंदर ने दुर्ग के भीतर से शाही सैनिकों का डटकर मुकाबला किया। सफलता न मिलती देखकर फिरोज शाह तुगलक ने सिकंदर शाह के साथ संधि कर ली तथा उसने बंगाल की स्वतंत्रता को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार बंगाल का यह दूसरा आक्रमण भी पूर्ण रूपेण असफल रहा तथा सुल्तान खाली हाथ वापस दिल्ली आ गया। दूसरा है जाजनगर की विजय। बंगाल के द्वितीय आक्रमण से वापस आते समय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया। शाही सेना को देखकर यहाँ का शासक राय बिना मुकाबला किए ही भाग गया। शाही सैनिकों ने संपूर्ण शहर में भारी लूटपाट की तथा कई मंदिरों को नष्ट कर दिया। इनमें पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी शामिल था। मंदिरों के मलबे को समुद्र में फेंकवा दिया गया तथा मूर्तियों का भी अपमान किया गया। इस लूटमार तथा भयंकर विनाश को देखते हुए राय ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली तथा उसको वार्षिक खिराज भेजना स्वीकार कर लिया। तीसरा है नगरकोट की विजय। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में नगरकोट कांगड़ा पर अधिकार कर लिया था, परंतु उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में वह पुनः स्वतंत्र हो गया। 1360 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसको पुनः दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने के लिए इस पर आक्रमण कर दिया। शाही सैनिकों ने शहर पर आसानी से अधिकार कर लिया तथा उन्होंने भारी लूटमार की। उन्होंने यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर ज्वालामुखी को भारी हानि पहुंचाई। इसके पश्चात सुल्तान की सेना ने दुर्ग को घेरे में ले लिया। यह घेरा 6 मास तक चलता रहा। अंत में नगरकोट के शासक ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली।
इस प्रकार अंत में नगरकोट पर यद्यपि सुल्तान ने विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु इसको प्राप्त करने के लिए सुल्तान को जितनी जान और माल की क्षति को सहन करना पड़ा, उसके समक्ष यह विजय बिल्कुल तुच्छ थी। चौथा है ठट्टा की विजय। ठट्टा सिंध की राजधानी थी। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सिंध के अमीर जाम बबिनिया ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को कुचलने के लिए सुल्तान तुरंत सिंध गया, परंतु शीघ्र ही वहां उसकी मृत्यु हो गई। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर सिंध के सैनिकों ने शाही कैंप पर आक्रमण करके भारी लूटमार की। इसलिए फिरोज शाह तुगलक सिंध के अमीरों से बदला लेना चाहता था। इस लक्ष्य से उसने एक विशाल सेना के साथ 1362-63 ईस्वी में ठट्टा पर आक्रमण कर दिया। शाही सैनिकों ने दुर्ग को घेरे में ले लिया, परंतु वे जाम बबिनिया के कड़े विरोध के कारण दुर्ग को विजय करने में असफल रहे। इस समय के दौरान अकाल पड़ जाने के कारण तथा प्लेग महामारी फैल जाने के कारण बड़ी संख्या में सैनिक तथा घोड़े मृत्यु का शिकार हो गए। अतः दुखी होकर सुल्तान ने अपनी सेना को दुर्ग से घेरा हटाने तथा गुजरात जाकर कुछ विश्राम करने का आदेश दिया। यह सेना रणकच्छ में जाकर मार्ग में भटक गई। 6 मास तक इस सेना से संबंधित कोई सूचना न मिली। इस समय के दौरान हजारों सैनिक भूख प्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए तथा सुल्तान के मुख्यमंत्री खान-ए-जहां मकबूल द्वारा दिल्ली से और सैनिक सहायता भेजी गई। इस सेना की सहायता से फिरोज शाह तुगलक ने पुनः ठट्टा पर आक्रमण किया तथा उस पर विजय प्राप्त की। जाम बबिनिया को हटा दिया गया तथा सिंध का प्रशासन उसके भाई को दे दिया गया। कुछ ही समयोपरांत उसने दिल्ली सल्तनत से अपने संबंध विच्छेद कर लिए तथा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार ठट्टा की यह विजय सुल्तान के लिए किसी प्रकार लाभकारी सिद्ध न हुई। इस प्रकार सिंध का यह आक्रमण बंगाल के आक्रमण की तरह पूर्ण रूपेण असफल रहा। इसने सल्तनत के गौरव तथा सैनिक शक्ति को एक जबरदस्त धक्का पहुंचाया। फिरोज शाह तुगलक का मूल्यांकन। फिरोज शाह तुगलक ने 37 वर्षों तक शासन किया। जिस समय वह सुल्तान बना तो उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति डगमगा रही थी। दक्षिण में विजयनगर तथा बहमनी राज्यों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अन्य स्थानों पर प्रांतीय सूबेदार स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना साम्राज्य के लिए बहुत विनाशकारी सिद्ध हुई थी। इस कारण प्रजा में घोर निराशा व्याप्त थी। ऐसे समय में फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सूझबूझ से कार्य लिया। उसने सर्वप्रथम राज्य की अर्थव्यवस्था को नए सिरे से संगठित किया। कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष प्रयत्न किए गए। प्रजा की भलाई के लिए दीवान-ए-खैरात नामक विभाग की स्थापना की गई। दार-उल-सफ़ा नामक अस्पताल खोला गया, जहां निर्धनों की मुफ्त चिकित्सा की जाती थी। अमानुषिक दंडों को समाप्त कर दिया गया। शिक्षा तथा साहित्य को उन्नत करने के लिए सुल्तान ने विशेष प्रयत्न किए। मुद्रा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इनके अतिरिक्त राज्य भर में कई खूबसूरत इमारतों का निर्माण किया गया। इन सफलताओं को देखते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार एलियट ने लिखा है, वह फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का अकबर था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की अकबर जैसे महान सम्राट से तुलना करना सर्वाधिक अनुचित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासनिक क्षेत्र में कई सुधार किए, परंतु उसमें एक अच्छे राज्य प्रबंधक के गुणों की कमी थी। वह शासन में फैले भ्रष्टाचार पर नियंत्रण न कर सका। उसके शासनकाल में सेना अनुशासनहीन हो गई थी। सेना में भर्ती के लिए भाई भतीजावाद तथा रिश्वत आदि बहुत बढ़ गए थे। उसके द्वारा पुनः प्रारंभ की गई जागीरदारी प्रथा दास तथा साम्राज्य के लिए बहुत हानिकारक प्रमाणित हुई। उसने अपनी धार्मिक नीतियों के कारण हिंदुओं को अपना कट्टर शत्रु बना दिया। इस प्रकार उसने साम्राज्य की जड़ों में कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया। सुल्तान में सैनिक जर्नैलों के गुणों की कमी थी। उसके द्वारा अपनाई गई विदेश नीति बहुत कमज़ोर थी। इन कारणों से फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के पतन की प्रक्रिया और भी तीव्र हो गई।
एक दुर्भाग्यपूर्ण ऐतिहासिक व्यंग्य है कि जिन गुणों के कारण फिरोज शाह लोकप्रिय हुआ वे गुण ही काफ़ी सीमा तक दिल्ली सल्तनत की कमजोरी के लिए जिम्मेदार हैं। फिरोज शाह के लंबे शासनकाल में शांति, समृद्धि और संतोष होते हुए भी कोई भी इस बात में संदेह नहीं कर सकता कि उसकी नीति और शासन कार्यों ने दिल्ली सल्तनत के पतन में बहुत बड़ी मात्रा में योगदान दिया और विघटन की उस प्रक्रिया को तीव्र कर दिया जो उसके पूर्वाधिकारी के शासनकाल में ही आरंभ हो चुकी थी। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के पश्चात उसके 6 उत्तराधिकारियों ने 1412 ईस्वी तक शासन किया। इसका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। नंबर 1 है गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय। 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका पौत्र तुगलक शाह गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय की उपाधि धारण करके राज सिंहासन पर बैठा। वह फिरोज शाह तुगलक के सबसे बड़े बेटे फतेह खां का बेटा था। फतेह खां की अपने पिता के शासनकाल में ही मृत्यु हो गई थी। तुगलक द्वितीय एक अनुभवहीन तथा विलासी युवक था। उसके राज्य दरबार में हर समय सुरा के दौर चलते तथा सुंदरियों का नृत्य होता रहता था। फलस्वरूप प्रशासन की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। इस कारण राज्य के अमीरों तथा प्रजा का उसके विरुद्ध होना स्वाभाविक था। 1389 ईस्वी में एक षड्यंत्र के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अगला है अबू बकर। 1389 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का एक अन्य पौत्र अबू बकर जफर खां का बेटा सिंहासन पर बैठा। शीघ्र पश्चात फिरोज शाह तुगलक के छोटे बेटे मोहम्मद शाह ने समाना में अपने सुल्तान होने की घोषणा कर दी। इस कारण दो विरोधी दलों के बीच गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में अबू बकर की पराजय हुई तथा उसको बंदी बना लिया गया। कुछ समय के पश्चात कारावास में उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा है मोहम्मद शाह। 1390 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने अबू बकर से सत्ता छीन ली थी तथा स्वयं सुल्तान बन गया। उसने 1394 ईस्वी तक शासन किया। वह भी एक अयोग्य तथा निकम्मा शासक सिद्ध हुआ। वह भी सदैव मदिरापान तथा विलासिता में लिप्त रहता था। इस कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तथा जनवरी 1394 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। चौथा है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। 1394 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा बेटा हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके राज सिंहासन पर बैठा। उसने दिल्ली सल्तनत के सम्मान को पुनः स्थापित करने के प्रयत्न प्रारंभ किए, परंतु दुर्भाग्यवश 2 मास के शासनोपरांत उसकी मृत्यु हो गई। पांचवा है नासिरुद्दीन महमूद शाह एवं नुसरत शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु उपरांत 1394 ईस्वी में राज्य के कुछ अमीरों ने उसके छोटे भाई नासिरुद्दीन शाह को नया सुल्तान बनाया। इन अमीरों के विरोधी दलों ने फिरोज शाह तुगलक के एक अन्य पौत्र नुसरत शाह के सुल्तान होने की घोषणा कर दी। वह फिरोजाबाद में शासन करने लगा। इस प्रकार दिल्ली पर कुछ समय के लिए एक ही समय 2 सुल्तानों का शासन रहा। एक दूसरे से सत्ता छीनने के लिए उनमें परस्पर युद्ध चलता रहा। इस कारण राज्य में अशांति फैल गई। ऐसे स्वर्ण अवसर का लाभ उठाकर 1398 ईस्वी में समरकंद के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए बहुत विध्वंसकारी प्रमाणित हुआ। मार्च 1399 ईस्वी में तैमूर के भारत में से वापस जाने के पश्चात ये दोनों सुल्तान जो कि उसके दिल्ली आक्रमण के समय भाग गए थे पुनः वापस आ गए। नासिरुद्दीन महमूद शाह ने नुसरत शाह को एक युद्ध में पराजित कर दिया तथा वह रणक्षेत्र छोड़कर भाग गया। नासिरुद्दीन महमूद शाह राज्य में फैली अशांति को नियंत्रित न कर सका, अतः पंजाब, मालवा, मेवाड़, जौनपुर, खानदेश तथा गुजरात के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1412 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का भी अंत हो गया।